नोटिस किया है, मुझे कमेंट से पता चल जाता है कि कौन सा बंदा किस एटीट्यूड से, किस कटाश के साथ और मार्केटिंग वाला है कि रेगुलर कमेंट वाला है, ये पता चल जाता है। तो मैंने देखा था कि बहुत मार्केटिंग वाले जो हैं वो सतर्क हो गए थे ट्विटर पे भी और अदरवाइज भी। नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। पहले पार्ट में हमने चर्चा की एसी के बारे में, और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी एसी के बारे में, मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ। आप सारी एसी जो 1.0 TSI में कथित तौर पे प्रॉब्लम्स आई हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे EPC एरर की, जिसमें बहुत लोगों को ये बोला गया है कि गाड़ी ली, घर पहुंचने से पहले EPC एरर आ गई, गाड़ी वहीं पे इंस्टॉल्ड हो गई और गाड़ी टो करके लेके जानी पड़ी। उनका जो डिलीवरी का एक्सपीरियंस है, सेल्स का एक्सपीरियंस है, वो बड़ा ख़राब रहा। कई लोगों ने बहुत कम गाड़ी चलाई और इनको EPC एरर आई। और मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, स्कोडा वॉक्सवैगन दोनों की, जो 2.0 के अंदर पहले लॉट में है। हालांकि ये स्लाविया और वर्टस जब तक आई तो प्रॉब्लम इसमें नहीं आई। और इसका नुकसान भी ये हुआ कि ये बहुत ही कैपेबल प्रोडक्ट्स जो थे उनके साथ एक नेगेटिविटी जोड़ दी गई, क्योंकि फिर होता क्या है, राइवल्स की जो मार्केटिंग टीम्स होती हैं वो बड़ा इस चीज़ को एग्जैजरेट करती है। ये मैंने नोटिस किया है, मुझे कमेंट से पता चल जाता है कि कौन सा बंदा किस एटीट्यूड से, किस कटाश के साथ और मार्केटिंग वाला है कि रेगुलर कमेंट वाला है, ये पता चल जाता है। तो मैंने देखा था कि बहुत मार्केटिंग वाले जो हैं वो सतर्क हो गए थे ट्विटर पे भी और अदरवाइज भी। बट EPC एरर थी, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, बहुत लोगों ने फेस की, उनकी गाड़ियाँ ठीक भी हो गई। तो मुझे लगता है इस पर एक विस्तार में चर्चा करनी चाहिए। तो आपका क्या मानना है कि ये एरर क्यों आई, 2.0 गाड़ियों में ही क्यों आई? जब इतनी टेस्टिंग की गई, XYZ किलोमीटर्स गाड़ियाँ आप चलाते हो और अपनी टेस्टिंग के लिए एम्प्लॉयज़ को भी गाड़ियाँ देते हो, स्कोडा वॉक्सवैगन दोनों, तो किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी कि बाद में एक्चुअल जब डिलीवरीज हो रही हैं तब ये दिक्कत आ रही है। पूरे पैन इंडिया जब गाड़ियाँ चलती हैं, आप कन्याकुमारी में भी पेट्रोल डलवा रहे हो, आप नॉर्थ ईस्ट में भी पेट्रोल डलवा रहे हो, रिमोट पेट्रोल पंप्स जो होते हैं दूर दूर वहाँ से भी डलवा रहे हो, तो बोला ये जा रहा है कि पेट्रोल के कारण जी जो एडल्ट्रेटेड पेट्रोल हैं या अभी थोड़े से रॉबस्ट पंप्स जो हैं वो डाल दिए गए हैं। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए। सुंदर जी, ऐसा है कि पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि EPC है क्या, EPC की फुल फॉर्म क्या है और EPC एग्जैक्टली होता क्या है, किस में होता है और इसमें कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। EPC एक्चुअली है क्या? EPC की जो फुल फॉर्म है, अगर आप गूगल करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पावर कंट्रोल। ओके, ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक टू पेट्रोल TSI पेट्रोल करेगा। ओके जी। तो EPC इलेक्ट्रॉनिक पावर कंट्रोल, अब जैसे हमने TSI इंजन की बात की, अब TSI इंजन अब हाई टेक इन्वॉल्व है बहुत सारी। जी बिल्कुल, हमने बात की थी उसमें कॉमन रेल सारी वीडियो, ये 1.0 डायरेक्ट इंजेक्शन, एक्चुअली TSI टर्बो चार्ज बहुत विस्तार में ये वीडियो है, इसका भी लिंक है मैं ऊपर दे देता हूँ। बहुत सारे सेंसर्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें से कि एक CR सिस्टम रहता है, कॉमन रेल सिस्टम रहता है, जिसमें कि आपके 2 पंप्स इन्वॉल्व रहते हैं। एक होता है लो प्रेशर पंप, एक होता है हाई प्रेशर पंप। अच्छा जी, मैं आपको बताता रहूँगा कि TSI इंजन काम कैसे करता है, थोड़ा सा वेग में होकर, और EPC में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब EPC जो है डेट इज़ लाइक इंजन के इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा एंड कंपोनेंट्स जो उसको पावर देते हैं, जो एक सिंक में काम करते हैं। अब हमें पता है कि TSI में टर्बो चार्जर है, उस पर तो हम बात नहीं करेंगे, हम कर चुके हैं। टर्बो चार्जर है, EPC में टर्बो चार्जर भी आता है, मतलब टर्बो चार्जर की जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, टर्बो चार्जर भी आता है। EPC में आपका कॉमन रेल भी आती है, रेल आती है जो एक कंटिन्यूटी में और हाई प्रेशर में जो इंजेक्टर्स को फ्यूल डिलीवर करती हैं, उसमें इंजेक्टर्स भी आते हैं। उसमें हाई प्रेशर पंप भी आता है जो कि इंजन की ड्राइव शाफ्ट के साथ ही चल रहा होता है, जो कि फ्यूल के प्रेशर को मोर देन अराउंड 250 to 500 बार्स विच इज इक्वल्स टू 4000 to 5000 PSI लेके जाता है प्रेशर जी। बट हमें EPC टेक्नोलॉजी पर नहीं बात करनी, हम कोई ट्यूटोरियल नहीं बना रहे, तो हमें प्रॉब्लम पर बात करनी है। हमें जो EPC समझाना है कि दिक्कत आई क्यों, जो EPC की वजह से गाड़ियों में जो दिक्कत आई, EPC में ऐसा कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व था, कितना का मेजर था, एक डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए था या होना चाहिए, या इसको क्रिटिसाइज करना बनता है, या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इज इट लाइक ब्रेन हैमरेज और इट इज जस्ट लाइक स्मॉल मोल जी, हमें एक देखना पड़ेगा। मैं पर्टिकुलरली एक इसके प्रॉब्लम कंपोनेंट पर ही बात करूंगा। अब EPC में हम किसी और चीज़ पर बात नहीं करेंगे, टर्बो जगह बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है कि सुंदरदीप जी, अब हम गाड़ी में हम तेल डलवाते हैं, जो फ्यूल टैंक रहता है, टिपिकली आपकी जो रियर पैसेंजर्स की सीट रहती है उसके नीचे फ्यूल टैंक होता है। ओके, सीट के नीचे फ्यूल टैंक होता है, जो हमारा फ्यूल फिल्टर कैप है वहाँ से पाइप अटैच होती है। तो आपकी जहाँ पर हम पीछे वाला सेंटर वाला जो पैसेंजर बैठा हुआ है ट्रांसमिशन टनल के ऊपर,
वहाँ से कईयों के इंक्लिनेशन राइट की तरफ होती है, कईयों की लेफ्ट की तरफ होती है, वहाँ पे फ्यूल टैंक रहता है। तो अब इंजन है आपका आगे, बिल्कुल। अब ऑब्वियसली अब फ्यूल को लेके जाने के लिए उसकी लाइंस भी होंगी, हाँ जी, पाइप भी होंगी। हाँ जी। अब कोई ना कोई तो ऐसा पंप इन्वॉल्व होगा जो वहां से तेल उठाकर पंप करेगा, आगे लेके जाएगा टिल आपका फ्यूल फिल्टर जी। उसके लिए सुंदरदीप जी एक सेकेंडरी या एडिशनल लो प्रेशर फ्यूल पंप रहता है आपकी फ्यूल टैंक के ऊपर। फ्यूल टैंक के ऊपर। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका फ्लोट होता है जो फ्यूल के लेवल को बताता है, हाँ जी। जिसको हम फ्लोट बोलते हैं, ऐसे जो लगा होता है जो कि फ्यूल के लेवल से राइज होता है, जो कि रीडिंग होती है आपकी आपकी फ्यूल गेज में रीडिंग देता है। मतलब कि जो ईपीसी का वो जो एक जिसमें दिक्कत थी मैं बता रहा हूँ, वो था फ्यूल लो प्रेशर फ्यूल पंप, जो टैंक में रहता है। जो टैंक में रहता है। ओके। वो अब इंजन के जो बोनट इंजन बे था वहां पर प्रॉब्लम थी। मैं आपको सीधे प्रॉब्लम के सोर्स पे आ रहा हूँ, उसका काम क्या था, उसमें कौन से कंपोनेंट वाले थे और प्रॉब्लम क्या थी और क्यों आई, उस पर बात करेंगे। तो जो लो प्रेशर फ्यूल पंप होता है, लाइक टिपिकली इतना उसका सरकमफ्रेंस रहता है ऐसे सर्कुलर, वो एग्जैक्टली जो फ्यूल टैंक का कैप है उसके ऊपर लगता है, इतनी उसकी हाइट होती है, इतना बड़ा, इतनी हाइट होती है, लंबाई मतलब शैलो होता है। हाँ जी। उसके बीच छोटी सी मोटर लगी होती है। हाँ जी, हाँ जी। वो बहुत अल्ट्रा लो वोल्टेज अराउंड 3.7 वोल्ट्स पे काम करती है। बाइक का मैंने देखा हुआ है, बाइक का जो होता है R15 में भी वही वाइट कलर का। हाँ नहीं, उसमें सिर्फ फ्लोट रहता है, उसमें फ्यूल पंप नहीं होता, क्योंकि वो सीधे उसमें तो पाइप लगी होती है ना। वो होता है, वो 15,000 के आसपास मैंने लिया है उसका, तो वही मुझे बताया गया कि उस पर भी मोटर अच्छा, है। ओके, तो वो गाड़ी का वही चीज़ आप कह रहे हो, वो स्ट्रक्चर वही बन रहा है, बड़ा स्ट्रक्चर है थोड़ा बड़ा होता है। उसकी लेंथ होती है फ्यूल टैंक का अपर एंड फ्यूल टैंक का बिल्कुल लोअर, उतनी लेंथ होती है। मतलब वो पूरी एक ऐसा लाइक अ पाइप अराउंड 6 इंच रेडियस की, सॉरी सरकमफ्रेंस की, जो 6 इंच सरकमफ्रेंस इतना हो गया, ठीक है। उसमें एक गाड़ी का फ्लोट रहता है जो फ्यूल के लेवल को ऊपर नीचे के हिसाब से जाता है, जो रीडिंग देता है आपके फ्यूल गेज को। सेकंड, जो एक बहुत ही लो वोल्टेज और लो प्रेशर, जिसका प्रेशर होता है 3 to 5 बार्स, 3 to या 4 बार या 5 बार होता है। उसका सिर्फ पंप का छोटा सा काम होता है फ्यूल के टैंक से लेकर जस्ट जो इंजन बे के आपके जो बोनेट है वहाँ का जो फिल्टर लगा हुआ है, जहाँ हाई प्रेशर पंप लगा वहाँ तक उसको ऑयल को लेके जाना, किसी ना किसी तरीके से वहाँ तक पहुँचा दे। बहुत लो प्रेशर होता है। उसकी कॉस्ट भी अराउंड 4,500 to 6,000 रहती है टिपिकली जी। फोक्सवैगन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें फिर जो ईपीसी का फॉल्ट था वो था इस लो प्रेशर पंप का, लो प्रेशर फ्यूल पंप का, जो टैंक में लगा हुआ था जी। नथिंग टू डू विद द इंजन। अब ईपीसी अगर गूगल सर्च करते थे इलेक्ट्रॉनिक पावर कंट्रोल, जी इंजन में फॉल्ट आ गया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का फॉल्ट चला, ऐसा कुछ नहीं था। इंजन जो ईसीयू है उसमें नहीं फॉल्ट था, किसी कंपोनेंट में भी था। जो महंगे कंपोनेंट थे, इंजेक्टर या रेल या हाई प्रेशर पंप जो महंगे होते हैं, या डीआरवी वॉल्व रहता है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं था, ना ही किसी और चीज़ में था। वो जस्ट जो सेकेंडरी एडिशनल लो प्रेशर फ्यूल पंप जो टैंक में लगा हुआ है, जिसका छोटा सा काम रहता है फ्यूल को आगे तक लेके जाना, उसमें फॉल्ट था, वो खराब हुआ। अब उसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ सर, एक्सटेंसिवली बताता हूँ। कोई भी ब्रांड होता है उसके टिपिकली 3 to 4 सप्लायर्स रहते हैं हर एक कंपोनेंट के। बिल्कुल। गाड़ी में जितने भी कंपोनेंट लगते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर गाड़ी उठा ले, वो खुद नहीं बनाते, वो सोर्स किए जाते हैं इधर उधर से। अब जैसे फ्यूल के जो इंजेक्टर्स हैं वो कॉन्टिनेंटल सीमेंस से उठा लिए, बॉश से उठा लिए, डेंसो से उठा लिए, हाई प्रेशर पंप बॉश से उठा लिया। बिल्कुल। जो पीछे वाला जो है वो भी किसी ना किसी सप्लायर से उठा लिया। तो सप्लायर्स की कैटेगरी होती है, उसकी रेट किस रेट पे वो दे रहे हैं, इसकी कैटेगरी होती है L1, L2, L3। ओके। L1, L2 एंड L3। अगर L1 के पास लॉट नहीं है तो वो L2 से उठाएंगे, L2 के पास लॉट नहीं है L3 के उठाएंगे। तो गाड़ी के चेसी नंबर के हिसाब से बेस्ड ऑन द लॉट अवेलेबिलिटी वो उठाया जाता है। फर्स्ट लॉट में जो TSI इंजन था वो आता था इंपोर्ट होके सीधे, वो यहाँ पर असेंबल नहीं होता था, लोकलाइजेशन उतनी नहीं थी पूरी। 1.0 भी 1.0 स्टार्टिंग में, क्योंकि 1.0 एज इट इज जो पोलो में लग के आया था ना, ये बाहर से बन के आया। आप अभी असेंबली, हाँ तब की बात कर रहे हैं। हाँ तब की बात है। जब ये वर्टूस सॉरी टाइगुन में आया, जो इसका सप्लायर था इसका लो प्रेशर फ्यूल पंप का जो था, जो कि जिसकी कॉस्ट 4-5 हज़ार थी, उसका जो XYZ जो सप्लायर रहा होगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ना ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन है टू बी वेरी फ्रैंक। ओके। तो उसके कुछ लॉट्स में मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत थी वहाँ पे, L1 के साथ में नहीं थी जी। जो प्राइमरी था L2 के साथ में, उसमें जो कुछ हज़ारों या कुछ लाखों जो सप्लाई हुए वर्ल्ड वाइड, जहाँ जो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई हो गया, उसमें लॉट्स में दिक्कत थी। आपको भी सुंदर जी पता होगा कि जैसे एयर बैग के लिए टकाटक
हाँ उसका प्रॉब्लम आई जहाँ थी। था। हाँ तो इट कैन हैपन टू एनी ब्रांड एंड विद एनी वन और विद एनी कंपोनेंट, बिल्कुल। चाहे वो एयरबैग का हो, चाहे वो आपका ब्रेक्स का हो। अब होंडा में ABS सेंस मॉड्यूल की भी प्रॉब्लम आई थी, हाँ जी। उसमें ब्रांड खुद नहीं बनाता, आउटसोर्स करता है। अब उसमें लॉट में कोई दिक्कत आ गई या कुछ आ गई, तो वो L2 का जो कंपोनेंट था लो प्रेशर पंप, वो इंडिया में दिक्कत क्यों आई? क्योंकि मैं इसको पता नहीं, अब मेरे को गलती कहनी चाहिए या नेग्लिजेंस रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, या इसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, उसमें देखना पड़ेगा। अब ये ब्रांड को ज़्यादा पता है। फ्यूल डेंसिटीज़ का थोड़ा फ़र्क है हमारा यूरोप में और इंडिया का। अच्छा। फ्यूल डेंसिटी इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर और जो बेस्ड ऑन द रिफाइनिंग प्रोसेस, तो बेस्ड ऑन द पेट्रोल का तो थोड़ा सा है डेंसिटीज़ का फ़र्क। अराउंड 750 टू 850 ऐसे रीडिंग रहती है। डीजल की थोड़ी सी 822 ऐसे रहती है। विस्कस कहाँ इंडिया में ज़्यादा? इंडिया में विस्कोस है थोड़ा सा, ओके। ठीक है, थोड़ा सा डेंस है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिफाइंड उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी उसकी अच्छी रहती है, फ्लो अच्छा करता है। जी। तो अब फोक्सवैगन ने ये बोला कि ये जी डेंसिटी का चक्कर है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं तो एथिकली इसको सही नहीं मानता। अगर था तो आपने लॉन्च क्यों किया या लाया क्यों? हाँ जी। मेन जो चीज़ निकल गई कि सप्लायर की दिक्कत थी, उसके एक पर्टिकुलर लॉट में कुछ गाड़ियों में आउट ऑफ 100 कह लिए 20 to 25। अच्छा, दैट्स अ ह्यूज नंबर स्टिल। यस। तो वो मेरा जो आपके व्यूवर्स है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स लाइक अ स्मॉल ग्रे हेयर, सिंगल ग्रे हेयर इन द, उसकी वजह से यू कांट जस्ट नलीफाई या यू जस्ट कांट रिजेक्ट कि इट्स प्रोडक्ट इज गुड और बैड। हाँ जी। यही अगर मेजर कंपोनेंट होता या महंगा कंपोनेंट होता, या अगर इंजेक्टर के सप्लायर में प्रॉब्लम होती, या हाई प्रेशर पंप का होता, या इश्यू में फॉल्ट होता, तब मैं यहाँ पर बैठकर उस चीज़ के ऊपर बात करता, या मैं थोड़ा सा इंक्लाइन ना होकर, या मैं ब्लंटली बोल देता कि ये इट्स ए कॉज ऑफ कंसर्न। हाँ जी। उसमें जो पार्ट इन्वॉल्व था, डेट वाज लाइक 4 to 5,000 रुपीज। डेट वाज नॉट एज सोफिस्टिकेटेड एज जो इसको दिखाया गया। बहुत छोटी सी चीज़ थी, यस थी, आनी नहीं चाहिए थी। ब्रांड इमेज डेंट होती है, ये देखना कस्टमर का, कंज्यूमर का या मेरा काम नहीं है कि आई क्यों आई। ऑब्वियसली अब आई है तो इमेज भी डेंट होगी, ब्रांड को उसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। मैं फोक्सवैगन को या किसी चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं जस्ट फॉर द अवेयरनेस। हम बात कर रहे हैं कस्टमर की बेस्ड ऑन माई नॉलेज एंड अवेयरनेस। अब मुझे देखना है कि मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम की वजह से इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड को रिजेक्ट करना है कि नहीं करना। मैंने अब एक ब्रांड के, एक पर्टिकुलर गाड़ी के इंजन की रिलायबिलिटी नहीं है, लॉन्जिविटी नहीं है, मैं उसको अपफ्रंट रिजेक्ट कर दूंगा कि ये दिस ब्रांड और दिस कार इज नॉट फिटिंग माई क्राइटेरिया एंड आई डोंट थिंक इट शुड बी इन माई स्टेबल, राइट? एब्सोल्युटली। अब सर कोरियन होंडई में जो इंजेक्टर्स डेल्फी के आते हैं CRDA में, अब उसमें भी कह ले कंजेनिटल इशू था, फिर भी लोगों ने ली, ठीक है। अब एयर बैग्स में भी दिक्कत आई मर्सिडीज के, तो भी लोगों ने ली। अब ABS मॉड्यूल की भी होंडा में दिक्कत आई, तो भी लोगों ने ली। इसका मतलब अब गाड़ी बनती है लॉट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट, अब उसमें एक कौन से EPC में कौन से कंपोनेंट की वजह से वो EPC फॉल्ट आया, क्योंकि अगर फ्यूल वो काम अपना छोड़ेगा या वो फेल होगा तो वो पेट्रोल आपके वहाँ तक फ्यूल फिल्टर या हाई प्रेशर पंप तक नहीं पहुँच पाएगा। जब फ्यूल ही नहीं जाएगा तो गाड़ी इंजन विल हॉल्ट या बंद हो जाएगा, गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। और जब फ्यूल नहीं पहुँचेगा तो अब जो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है EMS, वो फॉल्ट जनरेट कर देगा, EPC की लाइट आ जाएगी कि इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा बिकॉज उसको फ्यूल नहीं मिल रहा। फ्यूल इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो पीछे से जो फ्यूल टैंक है वहाँ से वो नहीं दे रहा था। वो क्या नहीं दे रहा था, एक छोटा सा इतना सा पंप होता है, वो उसकी वोल्टेज भी 3.7 होती है। 3.7 वोल्टेज इसलिए होती है क्योंकि ताकि उस वोल्टेज पे इग्नाइट ना हो, वो इग्नाइट ना हो, इसलिए वोल्टेज कम की जाती है। ठीक है। उसकी पावर भी बहुत कम होती है। उसका छोटा सा काम है कि पैरेलल टू द ग्रेविटी, बस फ्यूल को कैसे ना किसी तरीके से आप वहाँ तक पहुँचा दो। तो मेरा अब आपके यहाँ पे वीडियो के कहने का मतलब ये था कि एक 445 अराउंड 4600 का वो पार्ट है, हाँ जी। वो ख़राब हुआ था। और फर्स्ट लॉट में जो सप्लायर था, पर्टिकुलर यूरोप का सप्लायर था, क्योंकि अब तब लोकलाइज यहाँ से नहीं उठाया गया था वो। तो ये जो बाहर से सप्लायर था, अब वो उस फ्यूल के साथ में सिंक था, इंडिया में डेंसिटी का फर्क उसकी वजह से फेल हुआ, या मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत थी। पोलो और वेंटो में दिक्कत नहीं आई है वाली? पोलो और वेंटो में इसलिए दिक्कत रही क्योंकि मैंने फिर से बोला कि जब फर्स्ट वाला लॉट आया था टाइकून का,
उसमें इंजन है ना, जो उसमें इंजन था उसमें आपको पता है कि एक तो 110 BH की वजह से 115 BHP निकाला गया। तो जब थोड़ी बहुत भी पावर ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं तो कुछ कंपोनेंट्स उसके चेंज करने पड़ते हैं। ओके, ठीक है। कुछ कंपोनेंट चेंज करने पड़ते हैं या नहीं भी करने पड़ते होंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर एक गाड़ी ज़्यादा BHP निकाल रही है, जैसे 2.0 इंजन है, अब उसका बाई टर्बो में टर्बो का सप्लायर कोई और है, अब छोटे में CR 140 टर्बो लगता है तो उसमें कुछ और है। तो हम एक पैरिटी की वजह से उस बात और कंपेयर नहीं कर सकते उस चीज़ को। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि अब ये फोक्सवैगन को पता है कि फ्यूल की वजह से प्रॉब्लम आई, फ्यूल की वजह से प्रॉब्लम अगर आई है तो दिस इज नॉट माई बिजनेस और दिस इज नॉट योर बिजनेस, दिस इज देयर बिजनेस। आई है तो इट्स देयर फॉल्ट। बट हमें अभी यहाँ पे बात ये करनी है कि हमें उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना है या उससे डरना है या उसको रिपेल करना है या उसको क्रिटिसाइज करना बनता है। मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मेजर कंपोनेंट होता तो मैं मना भी कर देता, खुद भी ना लेता, आपको भी मना कर देता। मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया था EPC फॉल्ट था क्या, क्यों आया, कौन सा कंपोनेंट था, क्या फेलियर था, क्यों आया, वो सप्लायर था, सप्लायर चेंज करके उन्होंने नया डाल दिया। और इसका रेजोल्यूशन का थोड़ा सा विस्तार में बताइए। जी, रेजोल्यूशन में सर ऐसा किया गया उसने, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि L1 L2 L3 सप्लायर्स होते हैं उसमें। तो जिन गाड़ियों में उन्होंने जब, क्योंकि इतना ना चेसी नंबर जब होता है तो उसमें होता है कि कौन कौन से कंपोनेंट, कौन सा सप्लायर का कौन सा पार्ट डला हुआ है। बिल्कुल। तो अगर एक पर्टिकुलर लॉट में एक पर्टिकुलर सप्लायर से अगर वो सेकेंडरी फ्यूल पंप जो कि 4-5 जगह लगा हुआ है, अगर एक फेल हुआ है तो 10 भी फेल हो सकते हैं। हाँ जी। तो उसमें उन्होंने वॉलंटरी जो फॉल्ट आया उसको भी कर दिया उन्होंने, और जिनमें फॉल्ट नहीं भी आया, जब वो गाड़ियां, क्या होता है ना सर, मैं आपको एक चीज़ रिवील टेक्निकल बताना चाहता हूँ सर। जब एक रिकॉल आते हैं दो तरह से, एक होता है वॉलंटरी रिकॉल, जैसे डीजल गेट में एक R17 रिकॉल आया था, वो था वॉलंटरी। हाँ जी। कुछ रिकॉल्स होते हैं TPI के हिसाब से। TPI एक टर्म होता है जो फोक्सवैगन इंटरनली एक सर्कुलर निकालती है कि हमने ये इंजन के मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर, जैसे कई बार आपने देखा हो आपकी गाड़ी वो कहते हैं सॉफ्टवेयर आपको अपडेट होना है। जैसे हम फ़ोन में हम फर्मवेयर अपडेट करते हैं, ऐसे ही कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर के हों, मतलब ECU प्रोग्रामिंग के हों, चाहे वो कंपोनेंट्स के हों। क्या होता है कि हर चीज़ जो अगर वॉलंटरी से वो चीज़ बाहर है TPI में, तो वो आपको बताया नहीं जाता कि हम वो चीज़ रिप्लेस कर रहे हैं या उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। मान के चलिए अगर उस एक कंपोनेंट अगर वो प्राइमरी रिकॉल में नहीं है, अगर एक पर्टिकुलर लॉट में कंपोनेंट में अगर दिक्कत आई, अब अगर वो 100 गाड़ियों में लगी, 5 को अगर दिक्कत आ गई, उस टाइम पे उसको तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट चेंज कर दिया गया और वो चला गया। जब वो गाड़ी सर्विस होने जाती है ना, तो आपको वो बताया नहीं जाता कि वो चीज़ आपके रिप्लेस होनी है। जो अगर TPI का सर्कुलर, ये एग्जैक्ट टर्म बता रहा हूँ, ये वहाँ पे चलती है, वर्कशॉप में चलती है, उसके सर्कुलर हिसाब से क्या होता है कि कई, अब सर मेरे पास जैसे वो थी वेंटो, उसमें स्टार्टिंग में सीट्स की रस्टिंग का इशू था, जो टूट जाती थी, वो बिना बताए आप सर्विस देने के लिए, वो उन्होंने आपको पूछना था ना कि इसमें प्रॉब्लम है, वो खुद ही चेंज कर देंगे आपको। तो जिनमें अगर वो चीज़ लगी हुई थी, दो चीज़ें होती थी उसमें, फॉल्ट आ गया EPC का, आप गाड़ी लेके गए, उसको चेंज कर दिया गया। नहीं फॉल्ट आया, चल रही है फॉर्चुनेटली, आप सर्विस कराने गए, आप बैठे हो लाउंज में, आपने गाड़ी ड्रॉप कर दी, सर्विस साथ में आपको वो चेंज कर दिया गया। तो दैट इज रिजॉल्व। हाँ, वो उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिकली TPI के साथ में TPI जो सर्कुलर आता है उसमें चाहे सॉफ्टवेयर के हों, चाहे, हाँ, अब जैसे हमने AC की बात की है, AC में किया। अब ये AC का जो सॉफ्टवेयर ये नहीं है कि जो गाड़ी में दिक्कत उसी में किया गया, जैसे जैसे गाड़ियां सर्विस स्टेशन में जाती रहेंगी सभी का वो चेंज होता रहेगा। वो जब क्या होता है कि वास फोक्सवैगन एनालिसिस सॉफ्टवेयर, जिसको ODIS भी बोलते हैं, वो जब लगाते हैं तो जो TPI सर्कुलर के हिसाब से जो करने वाली चीज़ें होती हैं उनके लिस्ट में, वो खुद ही वो कर देंगे। जैसे अगर किसी ने कंप्लेन कर दी, AC की मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, जिसने कंप्लेन कर दी उसका उसी टाइम हो जाएगा। हाँ जी। जिसका नहीं हुआ, जैसे ही नेक्स्ट टाइम गाड़ी सर्विस सेंटर में जाएगी, चाहे वो इंस्पेक्शन सर्विस के लिए या फुल मेंटेनेंस सर्विस के लिए जाएगी, वो खुद ही वो चीज़ कर दी जाएगी। अगर वो वॉलंटरी रिकॉल नहीं है तो, अगर वो TPI रिकॉल में है, सेम चीज़ AC, सेम चीज़ EPC। तो प्रॉब्लम आने पर भी चेंज कर दी गई, जिनके प्रॉब्लम नहीं आई और अगर वो पार्ट लगा हुआ है उसमें जिसमें प्रॉब्लम है या लॉट में प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे गाड़ी सर्विस सेंटर में जाएगी, दिस इज अ लॉन्ग हिस्ट्री।
होंडा के भी एयरबैग्स में प्रॉब्लम आई थी, सिटी जो 3rd जनरेशन थी उसमें भी आई थी। जैसे जैसे गाड़ियां जाती रही, कहीं हो गए तो गाड़ी 8-8 साल हो गए ले, तो उन 8 साल पर कॉल है उनकी भी चेंज कर देगी। टोयोटा का मैंने सुना। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, जो बलिनो आई थी मारुति की, जब बलिनो लॉन्च हुई उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम वो कर जाता था, खड़ जाता था। अच्छा, हैंग हो उसको, हाँ। अब तभी मैं कहता हूँ कि सर्विस सेंटर जरूर जाना चाहिए गाड़ी के। अब कईयों का वो फ्रीज हो जाती थी स्क्रीन। अब ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बलिनो का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का, जिसको मारुति वो स्मार्ट पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, तो स्मार्ट स्टूडियो बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जैसे जैसे गाड़ियां जाते ही उसका वो सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं, उसको वो खुद ही करते हैं, फिर हैंग नहीं होगा, ना। तो ये मेरे ख्याल से वो क्लियर होगी चीज। बिल्कुल, आई थिंक जी। ब्रांड चेंज से बाद ईपीसी जो है, मतलब ईपीसी में बहुत छोटी सी चीज थी, 4-5 हज़ार की थी। बिल्कुल, प्रॉब्लम आने पर भी चेंज होगी। जैसे जब सर्विस सेंटर में वो खुद ही, आपको बताया नहीं जाएगा, वो खुद ही चेंज कर देगी, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं होती। और देखिए बैक एंड में बहुत सारी चीजें होती हैं। सर्विस का मतलब ये नहीं होता जस्ट ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, बहुत सारी ट्यूनिंग्स, बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारी खुद से भी। जैसे अगर आप, मैं सर आपको एक बात बताता हूँ, अराउंड फोक्सवैगन में 40 चेक पॉइंट्स होते हैं जब सर्विस करने जाती है। तो गाड़ी लिफ्ट पे लगती है, डग में लगती है, नीचे से इंस्पेक्ट किया जाता है, एक एक बाल जॉइंट की, एक एक आर्म्स की वो लुब्रिकेशन होती है, सब कुछ होता है। इवन आपके जो बैरल है ना की का, उसको भी लुब्रिकेट किया जाता है। वो चीज़ें आपको बताई नहीं जाती। तो अगर कोई रिकॉल टीपीआई में आया हुआ है, चाहे वो सॉफ्टवेयर का है, चाहे वो रीमैप मैप है, चाहे वो जैसे डीएसजी का भी था, वो आपसे रिक्वेजिशन नहीं मांगी जाएगी कि आप कर देंगे। वो इंटरनली जब गाड़ी सर्विस सेंटर जाएगी वो खुद ही कर देंगे। आपने पूछ लिया, वो बता देंगे कि सर ये आया हुआ था। तो ये दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी ब्रांड। अगर जब एक्नॉलेज होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा मेजर, अगर तो इसमें सर रूल क्या कहता है, सियाम का रूल क्या कहता है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चर रूल क्या कहता है, अगर इफ इट्स इज रिलेटेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थ्रेट, तो उसी टाइम पर विन नंबर के हिसाब से गाड़ी उनको कस्टमर को फोन करके बुलाया जाता है कि आप जल्दी से आइए। फॉर एग्जांपल जैसे मर्सिडीज में था, एयरबैग का था, एयरबैग का डिप्लॉय नहीं होते थे, क्योंकि वो है इट्स सेफ्टी थ्रेट। बिल्कुल, उस टाइम पर फटाफट जल्दी से जल्दी उसका निकाला जाता है और कस्टमर को बुलाया जाता है कि आप जल्दी से आइए यहाँ पर और हमें करवाइए। एक होते हैं कि मतलब कि नॉट दैट इम्पोर्टेंट, जहाँ नॉट रिलेटेड टू सेफ्टी और सिक्योरिटी, लेस प्रायोरिटी। यस इट इज इम्पोर्टेंट, यस ईपीसी फॉल्ट, इट उसने गाड़ियां खड़ी की हैं, दिक्कत आई हैं, फ्यूल क्वालिटी का कुछ लेना देना नहीं था, हो भी सकता है। अगर है, दिस इज फोक्सवैगन प्रॉब्लम, बट उसका सप्लायर चेंज करके। सीरियसली? क्या पेट्रोल का नहीं था लेना देना कुछ? नहीं, पेट्रोल का नहीं था, पेट्रोल का लेना। अब फिर सभी गाड़ियों में क्यों नहीं आई? मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको ये बताया ना कि देखिए सर, मैं दोबारा से एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक कंपोनेंट में दिक्कत है, वो 10 में से जरूरी नहीं है कि 10 में से आएंगी। इट कैन फेल टुडे, इट कैन फेल आफ्टर 1 मंथ, इट कैन फेल आफ्टर 1 ईयर, या वो शायद फेल ना ही हो। आप समझे? yes. एक टेंडेंसी होना फेलियर का, वो श्योरिटी नहीं है, एश्योरिटी नहीं है। जब वो टाइम नहीं डिफाइन करेगा ये कंपोनेंट कब फेल होगा, इट मे फेल व्हेन नो वन कैन टेल, ना मैं, ना आप, ना ब्रांड। ठीक है, आप समझ गए? सो फ्यूल क्वालिटी को ब्लेम देना, हिस्ट्री को रिपीट करना, जब 1.6 वेंटो आई थी, उसके इंजेक्टर के आए थे, तो मेरे ख्याल से वो एथिकली ठीक नहीं है जी। देखिए, अगर आपने गाड़ी बेचनी है तो ये तो आपने देखना ना कि आपकी फ्यूल क्वांटिटी के हिसाब से कि वो गाड़ी कंपैटिबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप गाड़ी मत निकालिए ना, नवत बेचिए। बट मेरा ये बैठने का, डिस्कस करने का ये काम था। मैंने आपको बता दिया कि बहुत छोटा सा कंपोनेंट था, उसका ये प्रॉब्लम था, सप्लायर से दिक्कत थी, चेंज कर दिया उन्होंने, प्रॉब्लम आई उस हिसाब से भी चेंज कर दिया, टीपीआई रिकॉल के हिसाब से अपने आप भी चेंज कर दिया। एक छोटे से कह लीजिए, इट्स लाइक अ ग्रे हेयर इन लाइक क्रोर्स ऑफ लाइक हेयर्स, तो उसकी वजह से जस्ट बिकॉज कि यू कांट लाइक रिजेक्ट समवन, लाइक यू कांट रिजेक्ट। इट्स एक 20 लाख की गाड़ी में वो एक 4-5 हज़ार का पार्ट था, बहुत छोटा सा पार्ट था। इंजन से, रिलायबिलिटी में, ड्राइव में, सेफ्टी में उसका कुछ लेना देना नहीं है। होता क्या है कि वो छोटा सा पार्ट ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उससे बेचारे का काम है फ्यूल को वहां तक लेके, जब फ्यूल ही लेके जाएगा तो इंजन तक पहुंचेगा नहीं, तो इंजन तो डेड है ना फिर। बट वो मैंने आपको बता दिया कि वो, आई होप इसका सभी को जो है आंसर, बड़ा एक एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी रही इनकी, मतलब बड़ी शॉकिंग चीज़ें मुझे खुद पता चल रही हैं, क्योंकि मैं तो देखिए, मैं तो वही मानूंगा जो ब्रांड बताएगा, जो खबरें वाली बात है, न्यूज़ वही है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता सामने वाला सच बोल रहा है कि झूठ।
तो इसका मतलब ये पहली बात तो ये है यूज़र्स कि ऐसा नहीं है कि जब आप गाड़ी अपना चाबी सिर्फ इग्निशन अगर आप ऑन करते हो ईपीसी एरर। हाँ सर, मैं एक चीज़ आपको ऐड करता हूँ। प्लीज़ एक चीज़ और बताना चाहेंगे क्योंकि ये कुछ बड़े स्टूपिड मैंने देखी हैं कि ट्विटर पे पकड़े भी गए हैं कुछ लोग कि गाड़ी सिर्फ उन्होंने ऑन की हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन किए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि देखो ईपीसी एरर है। तो प्लीज़ ये भी थोड़ा सा अरे सर वो कोई इशू देखिए नहीं। मार्केटिंग सर ऐसा है कि अब मैंने आपको बताया कि जो अब वाली गाड़ियाँ हैं दिस इज बेस्ड ऑन सेंसर्स, ड्राइव बाय वायर टेक्नोलॉजी है। ड्राइव बाय वायर इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व, मैकेनिकल्स तो है नहीं। अब जो गाड़ियाँ यूरो 2 या यूरो 1 थी, ओल्ड स्कूल मैकेनिकल एक्चुएटर और वो कार्बोरेटर थे जिसमें कुछ था ही नहीं। थ्रॉटल बॉडी और आपका थ्रॉटल वो भी आपका विद वायर था, दूसरा मैकेनिकल था, ठीक है। इवन जो उसका कार्बोरेटर था वो मैकेनिकल था, उस पर तो हम बात नहीं करेंगे। अब होता क्या है कि खासकर जो टर्बो इंजन्स या कोई भी जो ECU से गाड़ी कंट्रोल हो रही है, जहाँ चाहे वो TSI है, चाहे वो नॉन TSI है, चाहे वो नॉर्मल डीजल है, बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो आपका उसके इंडिकेशन होते हैं फॉल्ट के, या उसको सिस्टम को चलाने के लिए उसका हर एक का इंडिकेशन जो आपका मीटर होता है, कंसोल होता है, जिसमें ओडोमीटर और आपका टेकोमीटर जो दोनों लगे हैं, उसके बीच में उसकी लाइट्स होती हैं, स्पेसिफिक लाइट्स होती हैं। जैसे में आपकी ABS की वहाँ पे लाइट आपको मिलेगी, आपको इंजन मैनेजमेंट सिस्टम की जो इंजन कोड का जो फॉल्ट कोड होता है वो मिलेगा आपको। ग्लो प्लग जो इट्स लाइक अ सर्कुलर वो होता है ना, स्प्रिंग टाइप वो होता है, ग्लो प्लग, ग्लो पीरियड होता है। EPC की लाइट आपको मिलेगी पेट्रोल में, TSI में या उसमें, वो उसमें वो डाली जाएगी। वो इसलिए होती हैं कि अगर मान के चलिए ABS सेंसर में दिक्कत है तो ABS की लाइट ब्लिंक कर जाए, आपको पता चल जाए कि किसमें दिक्कत है। अगर इंजन के इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत आ गई, पेट्रोल में वो EPC की लाइट जलेगी, और दूसरे में डीजल में वो इंजन जो फॉल्ट लाइट है वो जो एक लाइक स्केयर टाइप कोड चलती है, ब्लू येलो कलर की। और लाइट्स के 2 कलर होते हैं, एक होता है येलो, एक होता है रेड। येलो में आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं सेफली, लिंप मोड में चली जाएगी या कुछ। अगर रेड में है, रेड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्रिटिकल फॉल्ट हो गए, गाड़ी ओवरहीट हो गई, या गाड़ी के अगर बैटरी का साइन आ रहा मीन उसका अल्टरनेटर फेल हो गया, तो उसमें आप गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, आप टोक रख लीजिए। अब जो आपने जो बात बताई कि उसमें लाइट्स जलती हैं सारी, क्या होता है कि जो हार्डवेयर में जो गाड़ी है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जब हम गाड़ी की की को हम लगाते हैं इग्निशन से पहले, जब उसको स्विच ऑन करते हैं, उस टाइम पर जब जैसे हम लैपटॉप या फोन बूट होता है ना, उसके सारे सिस्टम स्कैन होते हैं। बिल्कुल स्कैन होते हैं, एक फुल सिस्टम स्कैन चलता है, हेल्थ स्कैन बोल दीजिए या एक्टिवेशन बोल दीजिए, स्कैन वो होता है। उस टाइम पर क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए सारी लाइट्स ब्लिंक करती हैं कि वो सिस्टम खुद चेक कर रहा होता है कि इज एवरी कंपोनेंट एंड एवरी सिस्टम। अब इसमें बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, गाड़ी के ब्रेक्स अलग से, ABS उसमें भी ABS आ गया, ट्रांसमिशन अलग से, अब ट्रैक्शन कंट्रोल, अब ABS के साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल भी चल रहा होता है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर भी चल रहा होता है, ESP भी चल रहा होता है। अगर ABS में फॉल्ट आ गया उस 4 लाइट्स और जग जाती हैं, साथ में चल जाती हैं। तो अगर गाड़ी का हाई प्रेशर फ्यूल, लो प्रेशर फ्यूल पंप अगर फेल हो गया, इंजेक्टर फेल हो गया, तो EPC की लाइट चलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग में बहुत सारी लाइट्स चलती हैं, अगर गाड़ी में फॉल्ट है नहीं है, अगर नहीं है तो जैसे गाड़ी आप ऑन करोगे वो लाइट चली जाएंगी। अगर फॉल्ट है स्टैटिक, उसमें फॉल्ट है तो वो लाइट कंटिन्यूटी में जलती रहेगी स्टार्ट होने के बाद भी, सो डैट गाड़ी आपको बता देगी कि आपके इस मॉड्यूल में दिक्कत है। बट रही बात कि जब आप गाड़ी इग्निशन से पहले जब प्री चेक होता है, जब स्कैन होती है, उस टाइम पर लाइट जलती है, दैट इज वेरी नॉर्मल, सभी ब्रांड्स में होती हैं। ग्लो पीरियड भी होता है, ग्लो पीरियड होता है, ग्लो प्लग्स जो डीजल में होते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए हीट करते हैं उसको, तो इसके लिए वो घबराने वाली जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है। बट अब कुछ लोगों ने EPC की लाइट दिखा दी, अब हमें नहीं पता कि वो उस टाइम पर गाड़ी स्टार्ट होने से पहले की है या गाड़ी स्टार्ट, हाँ गाड़ी अगर स्टार्ट होने के बाद है। अब ये यूजर को ये देखना कि क्या गाड़ी की उस टाइम पर RPM की जो आपका है टैकोमीटर है, क्या वो अराउंड 900 या 800 है, मतलब गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, अगर तब वो चीज दिखाई जा रही है तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। अगर है, अगर नहीं है, अब मैं अगर जब की लगा रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ जिस टाइम पे, उस टाइम लाइट जग रही है, तो इसमें ये दिखा दूं कि ये फॉल्ट्स ही बहुत सारे आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट करेक्ट। अगर वो हुंडई है चाहे मारुति है, ऐसा नहीं होता। हाँ, गाड़ी चलते वक्त अगर कोई फॉल्ट आ रहा है, जनरेट हो रहा है, देन इट्स मैटर टू वरी। करेक्ट, यस। मतलब कि जो इतनी सारी लाइट्स आती हैं, दैट इज अ फुल सिस्टम स्कैन, और उस टाइम पर सभी सेंसर एक बार चलते हैं और बंद होते हैं। बिल्कुल, यस, सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, गाड़ी स्टार्ट होने से पहले
बहुत सारे सिस्टम्स को चलाना पड़ता है ECU को गाड़ी को चलाने की प्रिपेयर करने की वजह से, क्योंकि गाड़ी आप मानेंगे जो EPC की हमने बात की है, सेकेंडरी जो पंप है वो गाड़ी स्टार्ट होने पहले काम करना शुरू करता है, क्योंकि उसको तो इंजन को तो स्टार्ट होने के लिए सप्लाई पहले ही चाहिए ऑयल की। बिल्कुल सही, यस, समझ रहे हैं ना आप? काम करना पड़ेगा उसको तो, क्योंकि अगर वो आप एक नोट करिए, जब हम लगाते हैं तो बहुत ही कम डेसिबल की आवाज आती है हाँ जी, गाड़ी में अंदर बैठे, वो आवाज होती है आपकी लो प्रेशर फ्यूल पंप की। अच्छा, वो बाइक जो से- छोटी सी आवाज हाँ आती जी, है, आती है, मोटर सीधा चलती होगी, मोटर जैसे चलती, जो मोटर चलते की आवाज आती है वो लो प्रेशर फ्यूल पंप की होती है। आपके पीछे वो पहले ही काम करना शुरू कर देता। पहुंचा देता। अब अगर EPC में अगर उसी में दिक्कत आ गई, अगर वो काम ही नहीं कर रहा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो EPC का आपकी लाइट चल जाएगी उसमें, जो की दिक्कत। अभी किसी को चिंता करने अरे की कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। तो जैसे मनीष जी ने बड़ा अच्छा एक इंसाइटफुल सेशन ये रहा है कि कैसे दिक्कत थी और कैसे इसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया गया। तो अगेन मैं बोलूँगा कि इसकी टेस्टिमोनी यही है कि मेरे पास खुद स्लाविया है, मुझे कोई चिंता नहीं थी, मुझे मालूम था कि रेजोल्यूशन आ चुका है, इसलिए मैंने गाड़ी ली, फर्स्ट क्लास चल रही है। और सारे जो आंसर्स हैं मुझे लगता है EPC के रिगार्डिंग आपको मिल गए होंगे। कुछ भी अगर आपके प्रश्न हैं आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मनीष जी उसका खुद आंसर करेंगे। कुछ अगर आपको लगा कि कोई जानकारी गलत दी गई है आप उसको भी बिल्कुल कमेंट्स में बता सकते यू आर हैं। इनवाइटेड। यस, और अगेन आई एम थैंकफुल टू मनीष जी के दूसरा जो एक चैलेंजिंग मैं बोलूँगा कि ग्रे एरिया था वॉक्सवैगन स्कोडा का, उस पर डिस्कशन की इन्होंने, बड़े अच्छे से टेक्निकली समझाया व्यूअर्स को। और अभी नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है मनीष जी, वो मुझे लगता है डिस्क ब्रेक्स में जो इनकी आवाज़ आती है, नॉइज आती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों, मैं अगली वीडियो जो थर्ड पार्ट है वो ब्रेक के रिगार्डिंग डालूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। मनीष जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।